नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार मेजर गौरव आर्या के रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज़ किया था। उसी पे ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मेजर गौरव आर्या हमेशा हमारी आर्मी को एक्सपोज़ करता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। प्लस इन्होंने रॉ की इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बताई, मतलब वहाँ कुछ भी हो रहा होगा तो उसमें रॉ का हाथ है। फिर बाकी उन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बताई, वर्ल्ड के बारे में बताया। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। दूसरी जानिब भारत के ऊंचे हथकंडों का सिलसिला जारी है और एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या जिस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के अंदर पाक फौज को लेकर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसका आज भांडा फूटा। एक फेक लेटर लहराया गया जिसके बाद कहानी आगे आज उसकी भी सुनाएंगे कि हुआ क्या। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले किए गए, पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हुए, कुर्बानियों का एक सिलसिला है जो जारी है इस पाक वतन के लिए। आपको लगता है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, और मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसका कितना इम्कान है कि वो बात आगे बढ़ेगी? देखें, प्रेशर सिर्फ इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे सिर्फ अमेरिका का है, उसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं। ये सारी जितनी भी बात आगे बढ़नी है और जो कुछ हो रहा है वो नए तौर पर अमेरिका ने अपने पास एक किस्म की पॉलिसी जो है रखी। कल का जो ट्वीट है माइक पॉम्पियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसने कहा है कि हम आइंदा की पॉलिटिक्स के अंदर वो है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद की। ये इत्तेहाद कायम रहेगा। 4 मुल्कों का उसने नाम लिया और बाकायदा उसके साथ वो पूरी बहस चली हुई है उसके ऊपर कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 का इत्तेहाद। पूरी दुनिया अब इस वक्त अमेरिका की नज़रों से ओझल है। जिस ज़माने में अमेरिका जो था वो लैटिन अमेरिका में अपनी सारी एफर्ट्स लगाया हुआ था, तो पूरी दुनिया अमेरिका के नज़रों से ओझल थी। कोई उसके साथ कोई काम नहीं था, उसको वो अपने उसमें धुन में मगन था। चिली में जो करना है उसने करना है, निकारागुआ में जो करना है उसने करना है, होंडुरास में जो करना है उसने करना है, ग्रेनेडा में जो करना है। जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कि जी तुम आओगे तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे, मरकज तो तुम्हें कहा, जैसे बलूचिस्तान को बांग्लादेश को कहा गया था कि तुम आज़ाद हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हालत उनकी है कि 2 करोड़ बंगाली जो है वो इंडिया में जाकर नौकरी करते हैं, तो उनको कहा जाए वो अलहदा हो गए। तो असल मसला ये है कि ये इस वक्त सिर्फ प्रेशर था गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, वादे प्रेशर, अमेरिकन प्रेशर कि अब आपको इंडिया के साथ सेटलमेंट करा देते हैं, आप चीन का साथ छोड़ दो। ये है असल बेसिकली, और इंडिया का भी यही है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कर ले सेटलमेंट। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान तो निकल जाएगा, चलो चीन सेटलमेंट कर दे, क्या चीन इंडिया के साथ लड़ाई में दाखिल हो जाएगा? ये है बुनियादी इफ क्वेश्चन। उसके ऊपर जो मोईद यूसुफ का है फिक्र मैं सुनाता हूँ। इन द पास्ट ईयर वी हैव गॉट मैसेजेस फॉर अ डिजायर टू कन्वर्सेशन। अब ये है कि पिछले साल से मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं कि हमारे साथ गुफ्तगू करो। किस इशू पे करो? कश्मीर तो हड़प कर लिया उन्होंने, सारे उनके हकूक सलब हो गए, आप किस पे बात करें? उस्मान साहब, ये इतना सीरियस और इतना डेलिकेट इशू है कि इसका वक्त जिसे कहते हैं चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर। बस मसला सारा ये है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे, हालांकि करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है उसको छुपा के करेंगे तो हमेशा आप उसके लिए एक बहुत गलत पेंडोरा बॉक्स खोल दें। आज जो वीडियो सामने आई है कि मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी था उसका, ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है। इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि पहले पाकिस्तान के अंदर चिंगारियाँ हैं और फिरका वारियत हो सकती है, ये है और ये है, और आज जो है एक फेक किस्म का खत जो है साबित भी हो गया, लेकिन गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली देखें, हाइब्रिड वॉर हो या 4th जनरेशन वार जो है 3rd जनरेशन वार, एक बात बड़ी तय है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने 2-3 चीज़ें तय कर ली थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि जो हमने बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ही कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो हम उन बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और उन बाउंड्रीज के हिसाब से ही हम आज़ादी देंगे। आज़ादी पाकिस्तान का खुद देखें ना कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद करने लगे थे तो बहुत आसान था कि वो ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से उस सारे ट्राइब्स को साथ मिला के रखते, मतलब गोरगेज में याद है, ईरान में याद है, यहाँ पर है, इसी तरह पश्तूनों के बहुत सारे इलाके वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंसिटिव। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वॉर अगर होगी तो उस वॉर के ऊपर अगर कोई टेरिटरी किसी और के पास आती है, ये इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट है कि वो उसकी हैयत को तब्दील नहीं करेगा। मतलब अगर आप अमृतसर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे दादे की कब्र है वहाँ पर, मेरे दादे का पुराना घर, ये नहीं होता कि मैं जाके दादे के घर कब्जा कर लूँ, ठीक, या मेरे ननिहाल अगर किसी और जगह से वो जाए, ये नहीं होता, या को अगर इस तरह, और वो रहेगी हमारे पास, लेकिन उसकी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जब ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ था तो ये हुआ था कि ये इसका इलाका है, इसको वापस कर दे। सिर्फ छंबर जोड़ियाँ इसलिए पाकिस्तान के पास रह गया था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ जितना आगे पीछे हो जाए वो बाद में सेटलमेंट होने हो जाए। तो उस इशू के अंदर होता था कि हमने जंग जो है उसको रोक। अब रास्ता क्या रह गया? अब रास्ता एक रह जाता है, उस मुल्क को इंटरनली इतना तबाह, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए, उनके अखलाकियात को तबाह कर दिया जाए, उनकी तर्ज माशरत को तबाह कर दिया जाए, उनकी लड़ाइयाँ उनके ग्रुप्स के अंदर की जाए, और जिस पे इंडिया गुज़श्ता 50 साल से बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है।
उनके इतने ग्रुप्स बने हुए हैं उनके, जहाँ पर मैं जब नर्मला पांडे जब जहाँ आती होती थी तो नर्मला पांडे को हम कहा करते थे कि आप अमन की सफीर नजर आती हैं, आपको पता है मैं तो 90 साल की बूढ़ी हूँ, मुझे तो अमन चाहिए। मैंने कहा आपके अमन आपका चेहरा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ पक रहा है, वो जो आलू गोश्त इधर भी आलू गोश्त इधर भी जो पक रहा है ना, वो आलू गोश्त नहीं है, उसकी हंडिया के अंदर वही हो रहा है जो आज गवादर में वज़ीरिस्तान में हो रहा है। वो हंडिया इतनी उबली है कि ये सूरत हाल बनी हुई। इंडिया जो है वो अगर उसको चीन के साथ लड़ाने की कोशिश की गई तो चीन के साथ उसको अपने पब्लिक में सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसकी एक वजह है कि इंडिया का जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो चीन के साथ रेगुलर एक जिसे कहते हैं बिजनेस डील के अंदर है। रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश गुड्स आ रही हैं, फिनिश गुड्स जा रही हैं। चीन की मेजर ट्रेड है उनके साथ इस वक्त। सही है। पाकिस्तान के साथ ना मित्तल को नुकसान है, ना अंबानी को नुकसान है, ना टाटा को नुकसान है, ना बिरला को नुकसान है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड ही नहीं है। पाकिस्तान को तो आज बंद है। पाकिस्तान के लिए आपने एक नफरत का एक पूरे का पूरा रास्ता तैयार भी किया हुआ है हर बंदा और उस पाकिस्तान की नफरत के बदले 25 करोड़ आबादी जो कि 16.9% बनती है, उसके साथ भी आपने दुश्मनी रखी हुई है। वहां तो आग चिंगारी ऐसे भड़केगी। असल मतलब यह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि चीन की जंग जो है वो पाकिस्तान की जंग का प्रिलूड ना हो, पाकिस्तान की जंग का बाद का हिस्सा हो, कि हमने जंग छेड़ी, चीन बीच में कूद गया, इसलिए असल में चीन भी पाकिस्तानी है, इसलिए हम उससे लड़ रहे हैं। तो वो फिर एक जॉइंट एफर्ट के तौर पे एक पूरे के पूरा इंडिया की और भारत माता की और बंदोत्वा की वो एक फरवर बन जाएगा और सारा कुछ। वरना आपको अंदाजा नहीं कि एक जमाना था कि इंडिया के अंदर फोर्सेस में लोग जाना खत्म हो गए थे, कारगिल से पहले खत्म हो गए। कारगिल का जब इंसिडेंट हुआ है और कारगिल में जब लाशें उनके यहाँ पहुंची हैं तो आपको शायद अंदाजा हो कि एक कैंपेन चली थी कि हमने क्या करना, वी हैव टू फिनिश पाकिस्तान, और उसके अंदर फिर वो लोग आना शुरू हुए थे और सब कुछ हुए थे। इस दौरान चीन जो है उनको अंदाजा हुआ था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ये अभी इन्हीं सालों की तो बात है। उस चीन में फिर चीन ने अपने आप को इन्वेस्ट किया नेपाल के अंदर, और नेपाल वाले जो है आज भी कहते हैं कि अगर गोरखे निकाल दिए जाए इंडियन आर्मी से तो खत्म। एक हम है कि हमने सिखों में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिख बताते खुद भी ऐसे हैं कि अब वो सूरत नहीं रहेगी। तो इंडियन फोर्सेज जो है वो दो ही हैं, या सिख हैं या गोरखे हैं, बीच में राजपूत और ये वो जो है ना, ये तो इस तरह की फोर्सेज। उस तरह उनके मोराल का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनकी आप एयरफोर्स की कारकर्दगी देख लें। अभी एक नई फिल्म बनी है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो उनका एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि इंडिया ने एक सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने अपने आप को, हमने भी वही गलती की थी, और हमारी गलती जो हमारे भी बुजुर्गों ने, जो हमारे सियासतदान और फौजी दोनों थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने अपने पूरे का पूरा रिलायंस पे था वो अमेरिका पे उस पर कर दिया। उन्होंने रशिया पे किया, उन्होंने रशिया पे किया, फ्रांस पे किया, हमारा अमेरिका पे, बाद में उन्होंने अमेरिका पे भी किया। रशिया हो, अमेरिका हो या चाइना हो, इनके अंदर एक बड़ी खराबी ये है कि ये आपको चीज़ें देते हैं लेकिन स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए अपने तौर पे किसी तौर पे कोई चीज़ जगह वो नहीं रखते। दूसरा ये है कि अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को आपके साथ शेयर नहीं करते। वो कहते हैं आप नया मॉडल खरीद लें। आप देख लें, आप ये जो इसीलिए तो हमारे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने मिसाइल चोरी करके फिर वो पाकिस्तान की खिदमत की भी, वो चागी से दिया था, चागी से जो वो फायर किया गया उसामा बिन लादेन पे। मुझे नहीं पता चला वो कौन उठा के ले गया। आप डीसी थे उसमें? मैं उसी वक्त डीसी था। मैंने, आपको तो पता होना चाहिए। मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। सही है। खारान की पहाड़ी और चागी के इलाके में गिरा था वो ये था कि उसामा बिन लादेन के बारे में पता चला था कि हेलमंद में है। तो जो जहाज जो था ना मिसाइल, वो उससे कोई तकरीबन 25-30 किलोमीटर पहले गिर गया और उसामा बिन लादेन वहाँ से निकल गया था। अब तो वो उसामा बिन लादेन के जो साथी थे 2-3 वो आए भी थे कि शेख जो है वो चला गया, तो शेख बच के बड़े बकरे दुब्बे दिबा हुए थे बॉर्डर के ऊपर। तो ये इनके हाथ आ गया। वो मुझे याद है कि अमेरिकन सीआईए वाले जब पहुंचे थे तो इन्होंने पूछा, कहा कि उन्होंने कहा जी इधर कोई स्क्रैप वाला आया था, वो गदा गाड़ी पे डाल के ले गए। वो गदा गाड़ी नहीं मिल सकी आज तक, नवाज शरीफ तक मिल गई थी। बट एनीहाउ, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर निशाना बनाया और हमारे कीमती जवान इस शहादत के रुतबे को पहुंचे हैं। एक कैप्टन, 6 जवान एक जगह पे वज़ीरिस्तान और बाकी और माड़ा के करीब भी हमला किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और ये सब एकदम से, एक तरफ तो भारत मुज़ाकरात की बात कर रहा है, पाकिस्तान की भी पेशकश है, ये अफगानिस्तान के अंदर कामयाबियां अज़म नहीं हो रही या भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता चला जा रहा है। तो ये जो ऐसी, एक बात बताऊं, मैं आज उनका अफगान हमारा का जो है शरीयत मैगजीन जो है 52 पेजेस की पूरी की पूरी रिपोर्ट की। वो कहते हैं कि ये लास्ट एफर्ट है भारत इंडिया की अफगानिस्तान में स्टे करने की, और हम पे बड़ा प्रेशर था कि इंडिया को किसी न किसी तौर पे इसमें शामिल किया जाए। तालिबान पे बड़ा प्रेशर था और हमने कहा था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, जिसपे ऊपर फिर हमने इस पे एग्री करवा लिया था। ये आखिरी एफर्ट है। और ज़ाहिर बात आपको देखें कि दोनों के बॉर्डर्स कहाँ से मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें उड़माड़ा में जो भी होता है, और हमें नाम तो मैं लूँगा तो फिर लोग बहुत शोर मचाते हैं कि वो सारे का सारा वो ईरानियन बेस है, सारे का सारा ये पेनिट्रेशन। और ईरान में इंडिया की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसन सीस्तान बलूचिस्तान के इलाके में। उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसने अपने बंदे वहाँ बिठाए हुए हैं, वो कारोबार करते हैं, उनकी दुकानें हैं। यहाँ तक कि सीस्तान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो अहमदाबाद का है इंडिया। अच्छा जी हाँ। और आई मेट हिम 1997 में
वहीं था, वहीं से अब पता नहीं कौन था, लेकिन अब 2007 में भी एक इंडियन था जहाँ पर वाइस चांसलर लगा हुआ था वहाँ पर। तो इस हद तक वहाँ की इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। तो ये सारे के सारे चूंकि बलोच ट्राइब हैं और वहाँ से पैसे वैसे थोड़े से, और एक नेटवर्क बनता है। आप देखें इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ हो रही है? हेलमंद में हो रही है। पिछले दिनों उन्होंने तालिबान की 2 एम्बुलेंस भी तबाह कर दी, वो बहुत नुकसान भी उनका, फिर उन्होंने वापस रिवर्ट बैक किया, क्योंकि वो बेसिकली चाहते ये है कि गवादर और हेलमंद और ये पूरा इलाका जो है इसका एनक्लेव किया जाए, और दूसरी तरफ पे उनका जो नेटवर्क है वो उसका है। देखिए आप आज से कुछ अर्सा पहले जैसे APS हुआ था, तो पाकिस्तान का हर बंदा कहता था कि ये देखें जी ये शिद्दत पसंदी की वजह से हुआ है, तो फला। आज मोहित यूसुफ खड़े होकर कहता है कि शिद्दत पसंदी नहीं, इंडियन इन्फ्लुएंस था। तो इंडिया का साथ कौन देता था पाकिस्तान के अंदर? हमारा सेकुलर तबका देता है, हमारा लिबरल तबका देता है। देखिए पाकिस्तान, एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान के झंडे को आग जो है वो एक ऐसा आदमी नहीं लगा सकता जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है। सही बात। नहीं लगाई उन्होंने। इतनी बुरी तरह की सूरत हाल में वजीरिस्तान में रही है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे भी हैं तो PTM ने लगाए हैं, और वो भी सेकुलर और लिबरल लॉबी से लगे। जो मुसलमान था, जो अल्लाह को मानता था, जो समझता था कि ये क्यों बना वो नहीं बना, वहां पर भी जिस तबके ने लगाया है वो तबका भी खास तौर पे वही ट्रेंड किया है, वही सेकुलर लिबरल तबका था। हमने कई दफा कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की फोर्सेस की बकाई एक नारे में है। लोगों की ये ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे कि आप एक इस्लामिक उम्मा की फौज हैं, आप एक इस्लामिक उम्मा, आप